नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। कला और सांस्कृतिक जगत के इस खास शो रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रंग तरंग एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताज़ा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, जल्दी से करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और आपको दिखा देते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है खास। देश भर में लोहड़ी और मकर संक्रांति की धूम है। जश्न और मौज मस्ती से भरे इस त्योहार में लोग नाचते गाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा भी लेते हैं। साल का सबसे पहला त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी का त्योहार देश भर के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला त्योहार है। जहां सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश कर जाने के कारण इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, वहीं पंजाब हरियाणा में फसल पकने की खुशी मनाने के त्योहार को लोहड़ी कहा जाता है। यही त्योहार जब असम में मनाया जाता है तो बिहू और तमिलनाडु में इसे पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। पर दिशा और दशा चाहे जो भी हो, इन सभी त्योहारों को मनाने का उद्देश्य लगभग एक ही है, वो है फसलों के पककर तैयार होने की खुशी। इन त्योहारों को नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोहड़ी पर आग जलाकर तिल और गुड़ को अग्नि के हवाले कर इसकी शुरुआत होती है। लोहड़ी नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक भी है। किसी के घर में नए जन्मे बच्चे और नई शादी के बाद आने वाली लोहड़ी और भी खास हो जाती है। पारंपरिक गीतों के साथ गज्जक और मूंगफली की खुशबू इस त्योहार को बहुत ही खास बना देती है। लोहड़ी का त्योहार ठंड के खत्म होने का संकेत भी देता है। दिल्ली में भी लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मनिंदर सिंह, रजिया सुल्तान, विशाल जीत कौर और अजीत सिंह ने पारंपरिक गीतों के साथ सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। समय बदल गया है और साथ ही ये त्योहार भी कुछ बदल गए हैं, मगर इनके पीछे प्यार और भाईचारे का संदेश आज भी वही है। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुले दी ती वे आई, शेर शक्कर पाई, ये वो पारंपरिक गीत हैं जो हम सदियों से लोहड़ी के मौके पर सुनते आ रहे हैं। वक्त बदल गया है, लोहड़ी मनाने के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन इसके पीछे आज भी संदेश वही है, एकता का, भाईचारे का। आज भी बाहें खोल के लोहड़ी मनाई जाती है और साथ ही मनाई जाती है खुले विचारों से। कैमरामैन लक्ष्मीकांता के साथ ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, दिल्ली। आप मेरे पीछे ये नृत्य का कार्यक्रम देख रहे हैं। नृत्य दरअसल न केवल कला है बल्कि योग भी है और साधना भी। कहते हैं कि नृत्य से अध्यात्म की प्राप्ति होती है। बात अगर शास्त्रीय नृत्य की जाए तो फिर तो क्या कहने। आपको लिए चलते हैं बाला देवी चंद्रशेखर के एक कार्यक्रम में, जहां पर उन्होंने भरतनाट्यम की ऐसी प्रस्तुति दी कि समा ही बांध दिया। नृत्यांगना बाला देवी चंद्रशेखर ने इस बार अपने वार्षिक एकल थीम की प्रस्तुति शानदार अंदाज में दी।
बाला देवी प्राचीन भरतनाट्यम की बेहतरीन नृत्यांगना है और वो दार्शनिक विद्वता वाली कलाकार भी हैं। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से आध्यात्म की व्याख्या के लिए तमाम तरीकों का इजाद भी किया है। इस साल बाला देवी चंद्रशेखर महाभारत के आकर्षक पात्रों में से एक कर्ण के संस्करण के साथ आई हैं, जो कि अजय सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। दरअसल महाभारत के पात्रों में कर्ण एक बहुत ही प्रसिद्ध और जटिल पात्र है, जो कि महाकाव्य में कुलीनता और अन्यायपूर्ण व्यवहार दोनों का ही चित्रण करता है। ये प्रस्तुति कर्ण के नैतिक सुविधाओं में फंसी हुई भावनाओं का सजीव चित्रण करती है कि किन परिस्थितियों में उनका जीवन गुजरा। इसमें दिखाया गया है कि कर्ण कुंती के पहले पुत्र थे। उन्हें सारथी, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने अपने पुत्र की तरह पाला पोसा था और उसका नाम वायुसेन रखा था। महाभारत के युद्ध में कर्ण दुर्योधन की ओर से लड़ने को मजबूर थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनके गुणों को पहचानकर राजा बनाया और उसे एक करीबी दोस्त के रूप में अपनाया था। नृत्य के साथ कहानी का चित्रण इस खूबसूरत अंदाज में हुआ कि सब मंत्रमुग्ध होकर देखने पर मजबूर हो गए। दिल्ली में चल रहा है विश्व पुस्तक मेला। मेले में दूर दूर से पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं और अपने पसंद की किताबें खरीद रहे हैं। इस बार मेले की थीम रखी गई है मानुषी। क्या खास है इस बार इस मेले में, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। यह है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम पवेलियन। एनबीटी द्वारा आयोजित इस साल विश्व पुस्तक मेले की थीम मानुषी रखी गई है, जो महिलाओं द्वारा और उन पर आधारित लेखन को प्रस्तुत करती है। इस पंडाल में देश की कुछ प्रमुख भाषाओं में 20वीं सदी के आधुनिक भारतीय साहित्य की कुछ अग्रणी महिलाओं की प्रोफाइल, पोस्टर्स, चुनिंदा पुस्तकें और उनके आवरण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए किया गया जो भी लेखन है, उस पूरे लेखन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और न केवल इतना ही, बल्कि भारत में प्राचीन काल से, ऋग्वेद काल से महिला विदुषियों की एक बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही है। तो उस काल का जो महिला चिंतन और लेखन था, वो आज आधुनिक दौर में किस प्रकार इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में और कहाँ तक पहुँचा है, उस पूरी यात्रा को हम महिलाओं के संदर्भ में इस थीम पैविलियन में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखकों के लिए भी विश्व पुस्तक मेले को एक अच्छा मंच कहा जाता है, जहां उन्हें आसानी से अपनी पुस्तकें प्रकाशित कराने के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रकाशक मिल जाते हैं। बहुत सारे लेखक देश दुनिया के आते हैं और यहाँ पर आकर के पूरे पुस्तकों के बारे में तो अवलोकन करते हैं, दूसरा कि अपनी पुस्तकों का भी वो देखते हैं कि यहाँ पर मेरी पुस्तकों का किस तरह से यहाँ पर आकर के उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है विस्तार हो सकता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर प्रकाशक इस बार स्वाइप मशीनों सहित कई विकल्पों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि पुस्तक प्रेमियों को पुस्तकें खरीदने में कोई दिक्कत न आए। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। हम पेटीएम से भी पेमेंट ले रहे हैं, हमने स्वैप मशीन्स लगाई हुई हैं, और जो पुस्तक प्रेमी आ रहे हैं वो भी घर से ये सोच के आ रहे हैं कि इस बार हम जो किताबें खरीदेंगे वो या कार्ड के जरिए खरीदेंगे, डिजिटल के जरिए, और या पेटीएम के जरिए। तो इसलिए कोई परेशानी इस तरह की नहीं हो रही है। लोग बहुत खुशी से जो है वो कार्ड से या पेटीएम के जरिए किताबें खरीद रहे हैं। पुस्तक मेले में हर दिन विभिन्न विषयों पर परिचर्चा, सेमिनार और पुस्तकों का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे पुस्तक प्रेमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला हमेशा ही जिंदा रहती है। कुछ ऐसा ही साबित किया है कलाकार ओमपुरी जी ने। उन्होंने थिएटर से लेकर व्यावसायिक सिनेमा तक अपनी दमदार अदाकारी से अपनी कला का लोहा मनवाया। ओमपुरी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। बुढ़ापे को मौत का नहीं, अकेलेपन का डर होता है और एक दिन खबर आती है कि जीवन के उत्तरार्ध में दुनिया से घिरे लेकिन अकेलेपन को जी रहे ओमपुरी नहीं रहे। एक साधारण सा चेहरा, दमदार आवाज। सुना था हमने भी कि आजादी मिल गई, स्वराज आ गया देश में। 60-62 साल हो गए, लाल किला दिल्ली से चला था, पता नहीं कहां भटक गया। बहुत खोजा हमने, चप्पा चप्पा छान मारा, दफेदार का नाका, पुलिस की चौकी, बीडीओ का दफ्तर, कहीं नहीं मिला। मालूम नहीं कैसा दिखता है वो, बूढ़ा है कि जवान है, गोरा है कि काला है, लंबा है कि छोटा है। भैया, अगर आप लोगों को कहीं दिखे तो हमारे गांव में भी लेकर आना उसे, दर्शन तो कर ले एक बार। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ओमपुरी कुछ दिन पहले जनवरी में अचानक दुनिया से रुखसत हो गए और छोड़ गए अपने प्रशंसकों के लिए अनगिनत यादें, हजारों अनकहे किस्से। एक पंजाबियत जिसे हम कहते हैं, वो एक खांटी पंजाबियत के साथ वो जो ओम में थी, वो उस तरह की दूसरी पर्सनैलिटीज, उस तरह का दूसरा कैरेक्टर उस वक्त वो अकेला ही था। There was something about him which was so generous and so compassionate that the time spent with him, one got the feeling that he was deeply linked with you. How do you mourn a friend, who has been such an important part of your life? How do you talk about him in the past tense? It's just not possible because he was so large and so, in a certain way, so epic. ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में हुआ। अपनी शुरुआती शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला में पूरी करने के बाद वे दिल्ली आए और एनएसडी में दाखिला लिया। अंग्रेजी में कमजोर होने की वजह से वहां से छोड़कर जाने की सोचने लगे। तब इब्राहिम अलकाजी ने उनकी यह कुंठा दूर की और हिंदी में ही बात करने की सलाह दी। एनएसडी के बाद 1976 में एफटीटीआई पुणे में एक्टिंग का कोर्स करने के बाद ओमपुरी ने लगभग 1.5 साल तक अभिनय का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने अपने निजी थिएटर ग्रुप मजमा की स्थापना की और खूब नाम कमाया और इसके बाद वे टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में बेहतरीन कलाकार के रूप में स्थापित हुए। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक घासीराम कोतवाल पर आधारित फिल्म से हुई। अर्धसत्य में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। कोई भी उसकी भूमिका ले ले, चाहे वो अर्ध सत्य हो, चाहे आक्रोश का एक खामोश जो पूरा जिसके साथ ये घटित हुआ है, और उसके बाद फिर एक दूसरा दौर कॉमिक भूमिकाओं में चाची 420 जैसी भूमिका भी मैं समझता हूँ कि वो ओमपुरी ही कर सकता था। उन्होंने कला फिल्मों से व्यावसायिक फिल्मों और हॉलीवुड फिल्मों तक का सफर बखूबी तय किया और अभिनय का परचम लहराया, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दुनिया के रंगमंच को भले ही ओमपुरी ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन अभिनय और रंगमंच की दुनिया में ओमपुरी की जीवंतता हमेशा बरकरार रहेगी। कलाकार अपने मन में कौंध रहे विचारों को बड़ी ही खूबसूरती से बिना कुछ बोले कला के माध्यम से व्यक्त कर देता है। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के ललित कला एकेडमी, जहां पर लगी है एक पेंटिंग प्रदर्शनी। यहां पर कलाकार ने अपने मन में कौंध रहे विचारों को बड़ी ही खूबसूरती से कला के माध्यम से रंगों और ब्रश से कैनवास पर उकेरा है।
अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली कैंट, जहां पर चल रहा है रिपब्लिक डे कैंप। यहां पर देश भर से चयनित कैडेट्स अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और तो और यहां पर कैडेटों का बैंड अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में देश भर से 2070 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सिंधिया, कपूरथला, पिलानी और मिजो सहित कुल 4 बैंड भी शामिल हैं। इनमें से 2 बैंड 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। राजपथ पर इन 2070 कैडेट्स जो कि पहले ही पूरे देश से चुन करके आए होते हैं, उसमें हमारे 2 कंटिजेंट जाते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर 148 कैडेट्स होते हैं, जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। इसके अलावा 2 बैंड, जिसमें एक बालिका विद्यापीठ पिलानी और एक मिक्स बैंड हिस्सा लेते हैं। शिविर में देश भर से आए कैडेट अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आए ये कैडेट विविधता में एकता की झलक पेश करते हैं। रंग तरंग के लिए गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में हुए एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर ब्रज के लोक नृत्य और राधा कृष्ण की लोक लीलाओं के माध्यम से ब्रज की ऐसी छटा बिखरी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। ब्रज की लोक नृत्य और राधा कृष्ण लीलाओं को नृत्य के माध्यम से देश विदेश में पहुंचाने की साधना में लगी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना गीतांजलि शर्मा ने दिल्ली में भी ब्रज की छटा बिखेरी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कला सम्मान यश भारती से सम्मानित लोक कलाकार गीतांजलि ने जब मयूर रास और ब्रज की होली की प्रस्तुति दी तो समा ही बांध दिया। बचपन से ही लोक कला की साधना में तल्लीन गीतांजलि कथक में पारंगत है और ब्रज के क्षेत्र में राधा के तौर पर पहचान बना चुकी हैं।
गीतांजलि देश विदेश में 1500 से ज्यादा शो कर चुकी हैं। गीतांजलि ने समाज के विरोध के बावजूद भी ब्रज की लोक कलाओं को न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी बखूबी किया है। एक आवाज होती है ऐसी, गाने वाले ज़्यादा समझे, जिससे दर्द उठता है, और एक आवाज़ ऐसी होती है जिससे आंसू निकलते हैं, और एक आवाज़ ऐसी होती है कि आंख उठती है तो मुख विलास से श्रृंगार का रूप धरता है। संगीत साधना में तल्लीन इस राधा के हुनर को कई सम्मानों और पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, तो कृष्ण लीलाओं की भाव भंगिमाओं को बखूबी लोगों तक पहुंचाने की कला को जीवित रखने के लिए ढेरों बधाइयां भी मिल रही हैं। तो रंग तरंग के इन ढेर सारे खूबसूरत रंगों के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियां लेकर। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।